गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी टेट के इस चैनल में। मैं राहुल शर्मा। आज हम ज्योग्राफी का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आज दो चैप्टर एक साथ दिए हैं। 6 क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर है पृथ्वी की गतियां एवं मानचित्र। ये जो दो चैप्टर हैं, हम इनको एक साथ आज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th, जो कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियां, यानी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से कैसे गति करती है, क्या करती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है घूर्णन। पृथ्वी की गतियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। घूर्णन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी को हम घूर्णन कहते हैं। यानी पृथ्वी अपना जो एक चक्कर 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा करती है, उसी घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य का जो चक्कर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, यानी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। यानी सिंपल सी अगर हम आसान शब्दों में कहें कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो परिक्रमण है, और पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पर घूमती है वो घूर्णन है। पृथ्वी का जो अक्ष होता है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी ये हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है। रियल में ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं है, कोई कोई किसी प्रकार की रेखा नहीं देखने को मिलती, लेकिन ये हमने एक अपनी सुविधा के लिए काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो कि उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी उसका जो कोण बनता है, जो उसका सिरा झुका हुआ है, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कक्षीय सतह क्या होता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो कक्ष होता है उसके द्वारा जो समतल तैयार किया जा रहा है, जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, उसी को हम कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे परिदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी जहां से दिन, पृथ्वी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और एक हिस्सा जो सूर्य के सामने नहीं होता है वो रात होता है। तो ये जो दिन रात के बीच की जो विभाजित वृत्त है उसी को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। यानी पृथ्वी को जो घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं उसी को हम पृथ्वी दिन कहते हैं, और यही पृथ्वी की एक दैनिक गति होती है जो डेली वो अपनी गति इसको कंप्लीट करती है, 24 घंटे का चक्कर लगाती है। जैसे मैंने आपको समय निकालते समय लास्ट वीडियो में बताया था कि 24 घंटे में पृथ्वी जो होती है वो 360 डिग्री एंगल घूमती है। इस तरीके से वो 4 मिनट में 1 डिग्री एंगल को कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, लेकिन हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार 365 दिन ही मानते हैं। जो 6 घंटे होते हैं हम उनको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये 6 घंटे जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जुड़ते रहते हैं, और ये 4 साल बाद जब 24 घंटे होते हैं तो एक दिन के बराबर हो जाता है 4 साल के बाद। तो फिर उसके बाद जब वर्ष, चौथा वर्ष जो आता है उसमें फरवरी जो 29 दिन का होता है और पूरा साल जो हो जाता है वो 366 दिन का होता है, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार ये एक दिन बढ़ जाता है 6-6 घंटे कर, और चौथा वर्ष जो होता है वो 366 दिन का हो जाता है, उसी को हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उसी के कारण ये दिन और रात की प्रक्रिया होती है कि जिस पृथ्वी का जो हिस्सा होता है वो सूर्य के सामने होता है वहां पर दिन, और जो उसके पीछे होता है वहां पर रात होती है। तो ये घूर्णन से दिन रात बदलते रहते हैं। वहीं परिक्रमण के द्वारा पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है, उसके कारण पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सारी ऋतुएं जो होती हैं वो इस परिक्रमण के कारण होती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिस कक्ष में, उसका जो आकार होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे।
21 जून, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, 21 जून को लेकर और 22 दिसंबर को लेकर। जब हम 21 जून की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है, और जाहिर सी बात है जब सबसे लंबा दिन, बड़ा दिन होगा तो उस दिन सबसे छोटी रात भी होगी। इसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। यानी यहाँ पे आप एक सिंपल सी याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है, 21 जून को, और सबसे छोटी रातें कब होती हैं, 21 जून को। वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उसमें 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में ये स्थिति पाई जाती है कि 22 दिसंबर को वहां पे सबसे लंबा दिन होता है और जो रातें होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत के नाम से जानते हैं, कहते हैं। यानी दक्षिण में होगा तो दक्षिण अयनांत और उत्तर में होगा तो उत्तर अयनांत। तो इसको आप ऐसे भी याद रखे जाएंगे कि 21 जून को उत्तर अयनांत होता है और 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उसका कारण यही होता है कि कर्क रेखा पर उस टाइम सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा होता है, और यही स्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, 6th क्लास में कई बार पूछा जाता है। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यानी वैसे नॉर्मली हम देखते हैं 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वहां पे गर्मियां होती हैं, तो ये ग्रीष्म ऋतु के समय में क्रिसमस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये अलग से क्वेश्चन आप याद रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर वो दो डेट्स हैं जिस दिन सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पर सीधी किरणें होती हैं, जिसके कारण ना तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य का झुकाव होता है। तो यहाँ पे जो 21 और 23 सितंबर होते हैं उस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को हम विषुव कहते हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार पेपर में पूछी जाती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। यानी 23 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा मानचित्र। यहाँ तक ये था पृथ्वी की गतियां, जो फिनिश हो चुका है। अब मानचित्र की कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी हम पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को जो पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर जो हम चित्र बनाते हैं उसी को हम मानचित्र कहते हैं। या सिंपल सी भाषा में कहें, इस पूरी पृथ्वी की सतह को एक किसी चपटी सतह पर आसान तरीके से समझने के लिए जो चित्र बनाया जाता है वो मानचित्र कहलाता है। अब ये पैमाना क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मानचित्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार के मानचित्रों का जिक्र किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब होता है कि हम पूरे पृथ्वी पर मौजूद जो भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको जब हम मानचित्र के द्वारा दर्शाते हैं तो उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र का मतलब होता है जब हम राज्यों, नगरों, शहरों, गांव, इन सभी चीजों को मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है कि जो किसी विशेष चीजों को दर्शाने के लिए उन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी देश की या विश्व की सड़कों का दर्शाना हो तो हम थीमेटिक मानचित्र की बात करते हैं। विभिन्न स्थानों की वर्षा का, वनों का या उद्योगों का, इस प्रकार की किसी भी चीज को हम जब दर्शाते हैं तो उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र के घटक, यानी मानचित्र जब तैयार किया जाता है तो उसमें 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसके 3 घटक हैं। सबसे पहले आता है दूरी। यानी मानचित्र पर जो दूरी होती है उसको दर्शाने के लिए एक पैमाना चुना जाता है। यानी ये दूरी जो होती है, जैसे हम पूरे
विश्व को मानचित्र पर दर्शाने या पृथ्वी के किसी भी भाग देश को दर्शाते हैं तो उनके विभिन्न स्थानों के बीच की जो दूरी होती है उनको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये मानचित्र पर दूरी को दर्शाने के लिए एक पैमाना चुना जाता है और पैमाना वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वास्तविक दूरी को मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात में मापते हैं। यानी वास्तविक दूरी मान लीजिए किसी की 1000 किलोमीटर है, लेकिन उसको 1000 किलोमीटर को हम मानचित्र पर नहीं दिखा सकते, तो उसको मानचित्र पर दिखाने के लिए हम जो पैमाना मापते हैं या पैमाने जो रखते हैं उसके द्वारा उसको हम दर्शाते हैं। तो ये भी पैमाने भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र। यानी जब किसी बहुत बड़े भाग को या बहुत बड़े वाले क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप हो गए, देश हो गए, उनको जब कागज पर दर्शाना होता है तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर, तो ये हम बहुत बड़े दायरे को हमने क्या कर दिया, एक छोटे से क्षेत्र पर दर्शाने का प्रयास किया। तो ये पहला होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र। दूसरा होता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। इसमें क्या होता है, हम छोटे क्षेत्रफल वाले जैसे गांव, शहर, इस तरीके की जो छोटे स्थान होते हैं उनको हम जब दर्शाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का भी एग्जाम्पल लिया हमने कि वहां पे हमने लिया कि 500 किलोमीटर। यहाँ पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, इस तरीके से हमने क्या करा, हमने छोटे क्षेत्रों को दर्शाने का प्रयास करा। तो इसको हम बोलते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग। दूसरा मानचित्र का घटक है दिशा। दिशा वो जरूरी मानचित्र के लिए होती है। हम नॉर्मली 4 मुख्य दिशाएं बांटते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। अगर हम इनकी उपदिशाओं की बात करें तो उनको चारों को मिला दिया जाए, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व उत्तर, इस टाइप से हम क्या करते हैं, टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो इन दिशाओं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है मानचित्र को तय करने में। हम किसी भी देश को, किसी भी स्थान को, किसी भी शहर को दर्शा रहे हैं तो वहां पे दिशाओं का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अब दिशा में क्या होता है, हम दिशा कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए एक यंत्र होता है जिसको हम दिक् सूचक बोलते हैं। दिक् सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान की जो दिशा होती है उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है, उसकी जो डायरेक्शन दिशा होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। यानी एक बिंदु जो होता है वो उत्तर की तरफ होता है और दूसरा जो उसका बिंदु होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। तो इसी को हम दिक् सूचक बोलते हैं जो दिशा बताने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीक। तीसरा मानचित्र का जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रतीक। यानी मानचित्र पे हम विभिन्न चीजों को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं आदि का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमें वनों को दिखाना है तो हमने वहां पे जंगलों को दिखाया, तो उसके लिए हम क्या करा कि एक पेड़ का चित्र का प्रयोग करा, किसी रेखा का प्रयोग करा या किसी तरीके के अक्षर का प्रयोग करा, जिससे उस प्रतीक के द्वारा हमें पता चलता है कि ये मानचित्र में किस चीज को दर्शाया गया है। इसके बाद इन प्रतीकों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यह रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी प्रतीक हैं जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी ने अपना रखे हैं और सब उस पर सहमत हैं। इन्हीं प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, यानी जो जलाशय वगैरह होते हैं उनके लिए नीले रंग का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जाता है। भूरा रंग जो पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग पठार और हरा रंग जो है वो मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कुछ ऐसे रूढ़ प्रतीक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं, सभी देश इनको फॉलो करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी नॉर्मली हम भाषा में कहते हैं नहीं कि खाका हमने बनाया है, ये इसी चीज का खाका बना। तो किसी चीज का जो खाका बनाने का मतलब क्या होता है कि हमने एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो एक रेखा चित्र तैयार किया है। जैसे हमने कोई प्लानिंग करी है किसी चीज को लेकर, एक खाका तैयार किया हमने, बहुत एक छोटे से क्षेत्र को लेकर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग करी, तो वो एक तरीके से रेखा चित्र जो बनाया जाता है उसी को हम खाका कहते हैं। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जिसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। यानी कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमारा मकान बनना है तो मकान का हम जो नक्शा तैयार करते हैं खुद ही पेन को लेकर, कोई उसका पैमाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमने एक पेपर लिया खाली और उस पर हमने जो उसको लेकर एक डिजाइन रेखा चित्र जो तैयार किया। इसी प्रकार के जो मानचित्र होते हैं
वो रेखा चित्र मानचित्र कहे जाते हैं, जिनको बिना पैमाने की सहायता से बनाया जाता है। चलिए आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें काफ़ी हद तक मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाने का कोशिश किया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ रह गई है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम उसको आपको और डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन ये काफ़ी हद तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें सारी कवर हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इस इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ आगे चैप्टर दिए गए होंगे। थैंक यू।